जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 2 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चलें, देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में जो प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा गया था उसका उत्तर क्या होगा और कितने लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि हाल ही में सुर्खियों में रही उमंग लिंगला दर्रा कहाँ है। तो ऑप्शंस थे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख जिन्होंने भी आंसर सही दिया है वह बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया कीजिए। जो क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है वो एक रिवीजन क्वेश्चन होता है, जो आप लोगों को ये भी याद दिलाता है कि आपने अभी तक कितना याद रखा है या कितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। तो जो रिवीजन ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक प्रश्न के भरोसे ही बैठे रहें। इसका एक संकेत ये भी होता है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और लगातार इससे संबंधित जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा दारा शिकोह किस मुगल बादशाह का पुत्र था। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस प्रश्न का उत्तर जिन लोगों को भी पता है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अभी सुर्खियों में रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। तो बेसिक प्लस करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चंस यहाँ पर स्पष्ट रूप से बन जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शाहजहां। तो दारा सिकोह अभी सुर्खियों में इस वजह से था क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों ने सुना होगा, एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर ने अभी आरटीआई के माध्यम से एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि क्या दारा सिकोह की कब्र का पता लगाया जा चुका है। क्योंकि पिछले साल संस्कृति मंत्रालय ने दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की थी और इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय जो निदेशक थे टीजे अलोना की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है। और द हिंदू को आरटीआई में ये जवाब दिया गया कि अभी तक दारा सिकोह की कब्र का पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि दारा सिकोह को हुमायूं के मकबरे के कंपाउंड में, परिसर में जिस जगह दफनाया गया था वहाँ मुगल वंश की तकरीबन 140 कब्रें हैं और इन पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में एएसआई के लिए दारा सिकोह के कब्र का सटीक पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दारा सिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का बड़ा पुत्र था और इसका एक पुत्र औरंगजेब भी है, किसका? शाहजहां का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़े तो शाहजहां दारा सिकोह को ही अपना राजपद देना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा सिकोह के भाई औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे धर्मत का युद्ध कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है? धर्मत का युद्ध कहा जाता है। और कहा जाता है कि औरंगजेब द्वारा हराए जाने के बाद दारा सिकोह को जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया था। तो धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। तो इसके बाद उसका सिर काटकर आगरा के किले में शाहजहां के पास भेजा गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के परिसर में कहीं दफनाया गया था। इतिहास में दारा सिकोह की छवि एक उदार मुस्लिम के रूप में बताई जाती है। इसमें हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की थी। इसने यानी कि एक समन्वय स्थापित करने की, समाज में एक शांति व्यवस्था और सभी धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश इसने दारा सिकोह ने की थी। और इसको दूसरा अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों में एक समानता लाने और उनको एक साथ रहने के लिए कई कार्य किए थे। तो उसी तरीके से दारा सिकोह भी इसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो इसलिए इसे उदार मुस्लिम कहा जाता है। इसी के साथ ही दारा सिकोह ने अपने समय के संस्कृत के अच्छे विद्वानों और सूफी संतों से वेदांत और इस्लाम के दर्शन का गहन ज्ञान हासिल किया था। इसके अलावा इसने फारसी और संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर अनेक पुस्तकें भी लिखी थी। इसी के साथ ही देखें तो फारसी में लिखी गई मज़्म उल बहरेन इसकी बेहतरीन रचनाओं में से एक है। कौन सी पुस्तक? मज़्म उल बहरेन जो रचना है इसकी बेहतर रचनाओं में से एक है। साथ ही इसने समुद्र संगम नामक संस्कृत में एक रचना भी लिखी है। कौन सी रचना? समुद्र संगम। ये संस्कृत में लिखी गई रचना किसके द्वारा है? दारा सिकोह के द्वारा ये रचना है। इसके अलावा दारा सिकोह ने
52 उपनिषदों का अनुवाद सर ए अकबर नाम से किया था। सर ए अकबर, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। समुद्र संगम को भी कई बार पूछा गया है। तो ये 52 उपनिषदों का अनुवाद कर सर ए अकबर नामक एक पुस्तक इसने लिखी। और इसने श्रीमद् भगवत गीता और योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। किसने? दारा सिकों ने। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने देश में बाढ़ प्रबंध सहित जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियां रिपोर्ट जारी की हैं? तो ऑप्शन है जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन समिति, विदेश मंत्रालय या नीति आयोग। तो इसका उत्तर होगा जल संसाधन समिति। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल संसाधन समिति। यानी कि अभी हाल ही में जल संसाधन समिति द्वारा नदियों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसका शीर्षक था, टाइटल था कि देश में बाढ़ प्रबंधन सहित जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियां। यानी कि मुख्य रूप से इसमें जो फोकस किया गया वो जल संधियों के ऊपर किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जल संधियां हैं। यानी कि जो चीन से आने वाली नदियां हैं मुख्य रूप से, या जो नदियां हमारे देश से होकर बांग्लादेश या दूसरे देशों में, पाकिस्तान में जाती हैं, तो इनके साथ हमारे क्या जल संसाधन के लिए या जल को लेकर संधियां हैं। तो इस रिपोर्ट में चीनी कार्यों की निगरानी करने का सुझाव दिया गया, मुख्य रूप से कि जिसका प्रभाव ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर ना पड़ सके। यानी कि चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर लगातार कई बांधों का निर्माण किया जा रहा है। उस संबंध में इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चीन के कार्यों की लगातार निगरानी की जानी चाहिए, जिसका प्रभाव ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर ना पड़ सके, साथ ही राष्ट्रीय हित एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारत और चीन के बीच इस चीज़ को लेकर शाश्वत संघर्ष रहता है। और ये संघर्ष क्या रहा है? तो भारत के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा ना करने की हाल ही कि चीनी रीति भारत व चीन के बीच समझौते का उल्लंघन करता है। हाइड्रोलॉजिकल डेटा क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है कि किसी भी नदी में कितना जल प्रवाह है, और उसके अलावा उस जल प्रवाह में उस नदी के जल प्रवाह का कितना हिस्सा कोई देश इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरीके का जो जल का एक डेटा है, कितना पानी है नदी में, उसका डेटा साझा नहीं किया है चीन ने। इसको लेकर भारत और चीन के मध्य जो समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन चीन ने किया है। इसके अलावा चीन ने जांगबो नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि चीन में सांगपो या फिर जांगबो नाम से इसे जाना जाता है, उस पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही देखें तो चीन की जल विद्युत परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र नदी को मौसमी नदी में परिवर्तित कर सकती है, जिसका परिणाम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या ब्रह्मपुत्र नदी एक महत्वपूर्ण नदी है भारत में, जो कि उत्तर पूर्व राज्यों के लिए एक जीवन रेखा का कार्य करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में। और हम वहाँ देखते हैं कि ये एक बारहमासी नदी है, यानी कि इसमें वर्षा का जल तो प्राप्त होता ही है इसको, इसके साथ ही ये ग्लेशियर्स का भी जल इसमें आता है। लेकिन यदि ब्रह्मपुत्र नदी पर विद्युत परियोजनाएं चीन द्वारा अधिक बनाई जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि एक मौसमी नदी की तरह कार्य करेगी, यानी कि इसमें इतना जल हो जाएगा, रह जाएगा कि जब बारिश होगी तभी ये प्रवाहित होगी ठीक प्रकार से। तो इस तरीके से हमारी जो जलमार्ग परियोजना है, जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो उसको लेकर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ चीनी नीतियां भारत के लिए जैव विविधता संबंधित चुनौतियां उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसके साथ ही पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के जल पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं आराम से कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह असम में है। और पाबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी असम में है। तो अभी हाल ही में पीईटी के एग्ज़ाम में हुए प्रश्न, पीईटी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें यही पूछ लिया गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था। इसके अलावा जो भी डिटेल्स आपको मिल रही हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, नोट डाउन करते रहिए साथ में, और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। रेगुलर सभी प्रश्न जो है आपको इन्हीं करंट अफेयर्स से मिलेंगे, चाहे बेसिक से क्वेश्चंस हो या फिर करंट से क्वेश्चन हो। आपको यहाँ पे जो है बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है उसी के बेस पर क्वेश्चंस बनते रहे हैं अभी तक। तो चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 4 देशों चीन, भारत, भूटान एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। चीन में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। तो इनके नामों को आप ध्यान रखिएगा कि अलग अलग देशों में इसे अलग अलग स्थानों पर किन किन नामों से जाना जाता है।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यह नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटती हुई एक गहरा गॉर्ज यानी कि कैनियन का निर्माण करती है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र की दो प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित पासी घाट के निकट दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। उसके पश्चात इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, धनसिरी, पूती, मारी, कपिली, मानस आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके साथ ही इस मानचित्र में आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि सांगपो नामक नदी ये यहाँ से ऐसे आती है और नामचा बरवा यहाँ पर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में के उत्तर में है। और नामचा बरवा एक पर्वत श्रेणी है और उसके बराबर में गार्ज एक गहरी खाई से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील किस देश में खोला जाएगा? तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसे आइन दुबई कहा जाता है 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। आइन दुबई लंदन आई से लगभग 42.5 मीटर लंबा है। दुनिया के सुरमय क्षितिज के सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए यह पर्यटकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। यह दुबई मरीना के पास ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। यह दुबई मरीना बुर्ज अल अरब, पाम जुमेराह और बुर्ज खलीफा के दृश्य प्रदान करते हुए अपने 48 कैप्सूल में 1400 यात्रियों को ले जा सकता है। इसका बेस एंटरटेनमेंट जोन की तरह काम करेगा। इसमें प्रसारण, विज्ञापन और अन्य सूचनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 80 मीटर की एलईडी स्क्रीन भी शामिल होगी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये एक आपने अक्सर मेलों में, नुमाइश वगैरह में झूले देखे होंगे। तो ये वही उसी प्रकार का झूला होता है। लंदन में भी एक ऐसी तरीके का झूला है। तो ये सबसे बड़ा व्हील ऑब्जर्वेशन है तो ये अभी तक का दुनिया का। तो इस चीज़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ की बात की जा रही है और ये कहाँ है ऑब्जर्वेशन व्हील। ये संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य काजिंद 21 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या कंबोडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। इसका उत्तर क्या होगा? कजाकिस्तान। आप इस संयुक्त अभ्यास से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। काज प्लस इंड, क्या स्पेलिंग लिखी हुई है? KAZ, यानी कि कजाकिस्तान, IND यानी कि इंडिया। 2021, ठीक है। तो भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजी इंड 2021 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अब ये किया जा भी रहा है और यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। यह कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में बेहद उपयोगी है और यह प्रशिक्षण अभ्यास कजाकिस्तान के आयशा बीबी में आयोजित किया जाएगा। यह भारत के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अनुसार पहाड़ी और ग्रामीण परिदृश्यों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण करने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसी के साथ ही काजी हिंद 2019 के संस्करण का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में 2019 में किया गया था। काजी इंड का 2020 में आयोजन नहीं किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ा हुआ था। काजी इंड की बात करें तो यह सैन्य अभ्यास वैकल्पिक रूप से कजाकिस्तान और भारत में आयोजित किया जाता है। भारत में होगा या फिर कजाकिस्तान में होगा। यह अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं अपने अनुभव साझा करती है और उन्हें कई आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन करते हुए किया गया है। इसमें हाइब्रिड युद्ध के उभरते रुझानों के पहलुओं को भी शामिल किया गया है। हाइब्रिड युद्ध क्या होता है? इसकी अगर हम बात करें तो यह खुली शत्रुता में शामिल हुए बिना विरोधियों के कार्यों को बाधित और असक्षम करने के उद्देश्य से बहु डोमेन युद्धक दृष्टिकोण के तहत अपरंपरागत तरीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। यानी कि यूक्रेन के लिए रूस का दृष्टिकोण हाइब्रिड युद्ध का एक रूप है जिसमें आर्थिक हेरफेर, दुष्प्रचार और विद्रोह जैसी गतिविधियों का संयोजन
शामिल है, यानी कि इसमें सीधे युद्ध फील्ड बैटल फील्ड में ना उतरकर, युद्ध क्षेत्र में ना उतरकर एक पीछे की ओर से किसी दूसरे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना, उसका दुष्प्रचार करना इत्यादि गतिविधियों को ही हम हाइब्रिड युद्ध कहते हैं। इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की हाल ही में सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो सुजलाम अभियान की शुरुआत करने वाला मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को, क्या डेट है, 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। सुजलाम अभियान की शुरुआत की है। सुजलाम क्या है? सुजलाम अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया 100 दिनों का अभियान है। यह अभियान भारत के सभी गांवों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिए अधिक से अधिक ODF+ यानी कि ओपन डिफेक्शन फ्री गांवों का निर्माण करेगा। इस अभियान के दौरान 10 लाख सोक पिट बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत गांवों के लिए ODF+ स्थिति को त्वरित तरीके से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो मंत्रालय के मुताबिक गंदे पानी के प्रबंधन में यह अभियान अहम होगा। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 गतिविधियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देगा। यह ODF गतिविधियों के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि पूरे गांव में सभी नए परिवारों को शौचालय तक पहुंच होनी चाहिए। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यदि आपको कोई टर्म या कोई शब्द ऐसा है जो समझ में नहीं आ पा रहा है इस दौरान, तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में या फिर अगली वीडियो में, करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको उसका उत्तर या उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि समर्थ योजना किस मंत्रालय के अधीन योजना है? शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय? तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा कपड़ा मंत्रालय। तो कपड़ा मंत्रालय के अनुसार 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों में 1500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया है। तो समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के अंदर है। समर्थ योजना क्या है? समर्थ स्कीम के अंतर्गत हम देखते हैं कपड़ा उद्योग में कौशल अंतर को भरने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने 2017 में स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर लॉन्च किया था। संगठित क्षेत्र में बुनाई और कताई को छोड़कर कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई। तो इस योजना के अंतर्गत यानी कि स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर योजना को वर्तमान में समर्थ योजना के रूप में जाना जाता है। इसे 3 साल के लिए 1300 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। इसी के साथ ही अगर हम इसमें देखें तो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, यानी कि इसको कौन एनफोर्स करती है? तो कपड़ा मंत्रालय एनफोर्स करता है। कपड़ा मंत्रालय या राज्य सरकारों के संस्थान या संगठन जिसका मंत्रालय के साथ प्लेसमेंट टाई अप हो और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा हो। प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान या NGO, समाज संगठन, कंपनियां, ट्रस्ट, स्टार्टअप और उद्यमी जो कपड़ा क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो समर्थ योजना का संबंध कपड़ा मंत्रालय से है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किसने IBSA यानी कि IBSA के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बैठक की मेजबानी की है? तो PM मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह या धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका उत्तर होगा अजीत डोभाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 25 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में IBSA NSA ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की है। यह IBSA देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली ऐसी बैठक थी जो IBSA देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व को दर्शाती है। यह बैठक नेताओं के अगले IBSA शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, क्योंकि आगे अभी भविष्य में IBSA का आयोजन किया जाने वाला है और इस शिखर सम्मेलन इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन करेगा? भारत करेगा। तो इसके साथ ही आगे बढ़ें तो IBSA के बारे में जानते हैं। IBSA दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने हेतु भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन एंड एक्सचेंज। इसके साथ ही दक्षिण सहयोग का विचार कोई नया नहीं है, बल्कि ये इस फोरम के उद्भव का पहला
बांडुंग सम्मेलन 1955, गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961, G77 समूह, अक्टाड ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 1978 और वर्ष 2009 की नैरोबी घोषणा में देखा जा सकता है। इस समूह को औपचारिक रूप और इब्सा संवाद मंच या फोरम का नाम उस दौरान दिया गया जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्रासीलिया, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, में मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी की थी। इब्सा का मुख्यालय या कोई स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ ही अगर आगे बढ़ें तो उच्चतर स्तर पर इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलनों के रूप में देखा जाता है। अब तक इब्सा के 5 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। 5वां इब्सा शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था। 6ठे इब्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जानी है। तो इसी के साथ ही आप इस मैप में देख सकते हैं इब्सा के जो 3 सदस्य देश हैं वे कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इस मानचित्र में कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो दक्षिण सहयोग का यह एक उदाहरण है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किसने 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। पीएम मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका उत्तर क्या होगा? पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 37वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। तो नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2021 को प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान 8 परियोजनाओं और 1 योजना की समीक्षा की गई है। प्रगति बैठक हर महीने में एक बार चौथे बुधवार को दोपहर 3:30 बजे आयोजित की जाती है। इस दिन को प्रगति दिवस भी कहा जाता है। इस प्रगति क्या है? तो यह एक ऐसा मंच है जो प्रधानमंत्री को संबंधित केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों के साथ जमीनी स्तर की स्थिति की पूरी जानकारी और दृश्यों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म 2015 में लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रगति के 3 उद्देश्य हैं: शिकायत निवारण, इसके साथ ही कार्यक्रम कार्यान्वयन, फिर परियोजना निगरानी। ये इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पोर्टल का महत्व क्या है? यह पोर्टल सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। इसके साथ ही यह एक मजबूत प्रणाली है जो हितधारकों के हित यानी कि रियल टाइम उपस्थिति और आदान प्रदान द्वारा ई पारदर्शिता और ई जवाबदेही को लेकर आता है। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कि हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया? तो ऑप्शन ए है वतन वापसी, ऑप्शन बी देवी शक्ति, ऑप्शन सी मातृभूमि, ऑप्शन डी शिव शक्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा देवी शक्ति। तो अभी अफगानिस्तान से भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है देवी शक्ति। तो भारत ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के अपने अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया। एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान में दुशांबे तजाकिस्तान से 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 लोगों को भारत लाए जाने के बाद यह घोषणा की गई। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी वापस लाई गई। 23 अगस्त को भारत ने अफगानिस्तान से 75 सिखों को भी भारत लेकर लाया गया था। भारत की निकासी प्रक्रिया की अगर बात करें तो भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ समन्वय से निकासी अभियान चला रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत अब तक 800 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। लगभग 200 अफगान सिख और हिंदू अभी भी युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उन्होंने काबुल के करतापरवन गुरुद्वारे में शरण ली हुई है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अंतिम प्रश्न है हमारा आज का कि हाल ही में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2021 को वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों
से कोविड-19 मानदंडों का सख्ती से पालन करने की भी अपील की है। यह कार्यक्रम बेंगलुरु में गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में आयोजित किया था, कर्नाटक में। इसे कर्नाटक सरकार के योजना विभाग के सहयोग से CSR के तहत लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही देखें तो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ? बेंगलुरु के राजभवन में किया गया था। भारत में टीकाकरण, कोविड-19 के टीकाकरण की अगर हम बात करें तो भारत ने अपना कोविड-19 टीके कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 16 जनवरी 2021 को अपने टीकाकरण की शुरुआत की थी। कब की थी? 16 जनवरी 2021 को। और 23 अगस्त तक 58 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी जा चुकी है। इसके साथ ही भारत ने सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दी है। कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया था। इसके साथ साथ कोवैक्सीन को भी मंजूरी दी गई, जिसे भारत बायोटेक द्वारा स्थायी रूप से विकसित किया गया था। अब स्पुतनिक वी, मॉडर्ना वैक्सीन, जायकोव-डी और जॉनसन एंड जॉनसन को भी मंजूरी दी जा चुकी है। भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के 6 महीने के भीतर 6 अगस्त 2021 को 500 मिलियन खुराक का मील का पत्थर भी पार कर लिया है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश ने ब्लू आर्मी इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।